हेलो एवरीवन। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 20 एमसीक्यूज़ जो हैं ये जनरल है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट 20 होंगे वो मैंने यूपीएससी जो है पीवाईक्यूज़ जो वहाँ पे पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पूछा गया था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो क्रॉस कर गया था। तो पहले जो है हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम यूपीएससी के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर सीरीज ऑफ दिस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव्स। जैसे हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, देन वेरियस अदर लेयर्स हैं यहाँ पे। अब बोला गया है कि कौन सी ये लेयर है ऑफ द एटमॉस्फेयर जहाँ से जो है रेडियो वेव्स जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। तो वो है हमारी यहाँ पे आइनोस्फेयर। ठीक है, जो आइनोस्फेयर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इट कंटेन्स द कंसनट्रेशन ऑफ द आइन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जब ग्राउंड से जो है रेडियो वेव्स यहाँ पे ट्रैवल करेंगी, ये इंटरैक्ट करती है इन चार्ज पार्टिकल के साथ और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। इसीलिए जो है यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल है। दैट्स वाई जो है आंसर यहाँ पे क्या है, आइनोस्फेयर। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम। यहाँ पे बात की गई है कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जैसे आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा मिरेजेस का, कि आप वहाँ पे जाते हो, डेजर्ट एरिया में जाते हो, आपको लगता है कि वहाँ पे पानी है, बट वैसा होता नहीं है, वहाँ पे इल्यूजन है। वो मिरेजेस होते हैं ना जो, वो इसी की वजह से जो है वो अकर करते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट है इट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम, डेंसर से वो रेयरर मीडियम की तरफ जाती है विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। एंड दैट्स वाई जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो अकर करता है। ठीक है, डेंसर मीडियम हो गया, कोई भी ग्लास या वाटर से जो है हमारी लाइट ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स अ रेयरर मीडियम, जिसको हम मोस्टली हम यहाँ पे एयर लेते हैं, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ज़्यादा होगा एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, एंड जब ये होता है, एंड व्हेन दिस हैपन्स, जो लाइट है वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी एंड इट इज इंटायरली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। दैट्स वाई जो है दिस फिनोमिना अकर्स। सो द आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब, मतलब जो पहले पहले बल्ब आते थे, जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती थी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन में। देखो, हमें पता है कि पहले पहले वो एक बल्ब आते थे, येलो कलर की लाइट होती थी। मोस्टली जो है, सपोज अगर हम 100% इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट करें तो 90% जो है वो एज अ हीट जो है वो जनरेट होती थी और सिर्फ 10% ही जो है यहाँ पे लाइट जनरेट होती थी। तो वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द लाइट थी, मतलब एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब हीट की फॉर्म में आती थी। उस बल्ब को अगर वो कभी ग्लो कर रहा हो, उसको कभी हाथ लगा लो तो वो इतना गर्म हो जाता था। इसीलिए जो है मोस्टली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, सो द आंसर इज यहाँ पे बी। Now, why does a piece of iron rust faster in the marine water than in the distilled water? देखो, marine water consists of salt, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इरोजन या सॉरी यहाँ रस्टिंग जो है वो थोड़ा जल्दी होगी एज कम्पेयर टू द डिस्टिल्ड वाटर, क्योंकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, कोई सॉल्ट जो है उसमें प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए जो है जो हमारा आयरन है वो जो रस्टिंग उसकी जो होगी वो फास्टर होगी कहाँ पे, हमारे मेराइन वाटर में दैन द डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि इसमें सॉल्ट होता है। सॉल्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो वाटर की इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होंगे और उन रिएक्शंस की वजह से रस्टिंग जो है वो फास्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द विनेगर। विनेगर मतलब सिरका, उसमें आपको कौन सा एसिड मिलेगा? तो वो होगा एसिटिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है CH3COOH। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। देन जो है टिपिकली जो है विनेगर जो है 4 to 8% जो है 4 to 8% इसमें सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द फर्मेंटेशन ऑफ इथेनॉल का जब फर्मेंटेशन होता है बाय द एसिटिक एसिड बैक्टीरिया से। अब सिट्रिक एसिड कहाँ पे मिलेगा? आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाएगा, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। फिर जो लैक्टिक एसिड है ये आपको किस में मिल जाएगा? सार मिल्क में मिल जाएगा। देन उसके बाद टार्ट्रिक एसिड आपको टैमरिंड में जो है वो वहाँ पे मिल जाएगा, या ग्रेप्स में मिल जाएगा। तो विनेगर में आपको कौन सा मिलेगा? एसिटिक एसिड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लाइक DDT
अंडरगोज इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, देखो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, इट रेफर्स टू द, मतलब इसमें क्या होता है कि देयर इज अ, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, अगर आपने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े होंगे तो हर एक लेवल पे क्या होगा, इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सिंपली इट रेफर्स टू द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस DDT। मतलब ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है सबस्टांस है और हर एक लेवल पे जो है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इंक्रीज हो रही है इसकी कंसंट्रेशन एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, तो इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देन यूट्रॉफिकेशन, बायो रेमिडिएशन और बायो एक्यूमुलेशन, ये आप लोग जो है कमेंट में बताओगे कि ये कौन से प्रोसेसेस हैं, या आप इनको खुद पे अपने लेवल पे स्टडी करो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following cell organelles is responsible for the cellular respiration and is often referred to as the powerhouse of the cell। जिसने भी क्लास 9th का जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, वहाँ पे सेल्स के बारे में डिस्कस किया, तो पूरा जब हम सेल्स की स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पे पता चलता है कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो किसको बोलते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर द एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे जो है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन अकर करती है, जहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट्स जो हैं दे विल ब्रोक डाउन किसमें, ATP में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जो एनर्जी करेंसी है किसकी, सेल की। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, नाउ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज deficiency of which vitamin leads to a condition known as the pernicious anemia characterized by the failure of the RBCs to mature properly। देखो एक होता है एनीमिया, ठीक है, एक होता है पर्निशियस एनीमिया जो इतना सिवियर होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होगा, B12 की वजह से। ठीक है, साइनोकोबालामिन जो है जब इसकी डेफिशिएंसी होगी बॉडी में तो उससे चांसेस होते हैं पर्निशिया एनीमिया होने के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा C। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ पेशेंट्स टीथ। हमने देखा ना, अगर कोई डेंटिस्ट के पास गया होगा वो छोटा सा ना वो यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिरर होता है, उसमें कौन सा लेंस वहाँ पे पड़ा होता है, मतलब कौन सा मिरर होता है, तो दैट इज अवर कनकेव मिरर। क्योंकि कनकेव मिरर से आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड जो है वो इमेज देखने को मिलती है। तो आपको छोटे से लेवल पे देखना है तो आपको उसके लिए कौन सा चाहिए, कनकेव मिरर चाहिए, जहाँ पे आपको वो इमेज जो है वो थोड़ी बड़ी दिखाई दे, सो दैट कि आप उसको चेक कर सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो वो मिरर यूज़ करते हैं दैट इज़ द कनकेव मिरर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन का जो स्पिन ड्रायर होता है ना, देखो वॉशिंग मशीन में पहले 2 पार्ट होते थे, एक में वहाँ पे कपड़े धुलते थे और दूसरे में हम ड्राई करते थे। ठीक है, तो ये कौन से जो ड्रायर है ये कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, तो सिंपल जो है इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ड्रम होता है ये इतनी फास्ट जो है वो मूव करता है, जिसकी वजह से जो कपड़े हैं वो बिल्कुल साइड पे आ जाते हैं, जो पूरा पानी है वो जो होल्स बने होते हैं छोटे छोटे वहाँ से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल काम करता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, now which gas is primarily responsible for the characteristic pungent smell near the public urinals। देखो हम रास्ते में कभी कभी कोई जाता होगा तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, जैसे हम जेंट्स वगैरह जो है वो रास्ते में खड़े होके जो है वो यूरिन करते हैं। ठीक है, वहाँ से अगर आप निकलोगे तो वो एक गंदी सी स्मेल आती है, वो कौन से यहाँ पे जो है कौन सी गैस वो है, तो यहाँ पे वो जो गैस है उसका नाम है यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि यूरिया प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन में, क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया। ठीक है, वही यूरिया जो है इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय द इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया। ठीक है, जिसमें वो एंजाइम यूज़ होता है यूरिएज, और जो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, गंदी सी अमोनिया गैस में, जिसकी आपको स्मेल आती है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज C। ठीक है, नाउ द ब्रास इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मेटल्स। मतलब ब्रास मतलब वेरियस अदर आपको एलॉयज मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वो किस किस जो है मेटल से बने हैं। तो यहाँ पे जो ब्रास है दैट इज मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज B। Now which plant hormone is predominantly responsible for the ripening of the fruits। देखो एक्चुअली क्या होता है, कोल्ड स्टोरेज में कच्चे मतलब अभी यंग ही होते हैं, जैसे बनानास की बात करें, इनको क्या करते हैं कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और वहाँ पे जो एक केमिकल डालते हैं जिसका नाम है इथाइलिन। ये क्या करता है, उन फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है, बट एट द सेम टाइम ये टॉक्सिक है। हमारी अगर कोई इनसे पके हुए फ्रूट्स खाएगा तो वो हमारी बॉडी में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसीलिए इसको बैन भी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज इथाइलिन। अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो C2H4। ठीक है, ये गैशियस प्लांट
हार्मोन होता है जो वेरियस एस्पेक्ट्स जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के उनको रेगुलेट करता है। और मोस्टली जो है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बनानाज हो गए, टोमेटोज हो गए, मैंगोज हो गए। तो इसीलिए जो है हमें स्टोरेज वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ठीक है। So the answer is ethylene. Now, human blood pressure is typically measured using which instrument? तो that is sphygmomanometer. बीपी चेक करते हैं ना, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको एक मशीन लगाते हैं, फिर उसको पंप करते हैं, देन हवा फिल होती है, तो उस मशीन को हम बोलते हैं sphygmomanometer, ठीक है। नाउ व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड सडनली, तो उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा। देखो सपोज आपके पास गैस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको कंप्रेस करना है। जब आप इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? बिकॉज वर्क डन इज डन ऑन द गैस एडियाबैटिकली। दैट मीन्स कि एक सडन कंप्रेशन जब आप इस पे लाओगे गैस पे, तो वहाँ पे ना कोई टाइम नहीं होगा कि वो हीट को बाहर वो कर सके, हीट एस्केप कर सके बाहर पे, ठीक है, जिसकी वजह से एक ये एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाता है एंड जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो सिंपली इंक्रीज कर जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी ओनली, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which functional part of the human eye adjusts its focal length to focus on the objects at varying distances? तो यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स होते हैं ये फोकल लेंथ जो है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है, उसको एडजस्ट करते हैं सो दैट कि हम ऑब्जेक्ट्स को जो है वो प्रॉपरली देख सके। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सिलेरी मसल्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड डायरेक्टली इनटू अ वेपर, मतलब लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है किसी भी टेम्परेचर पे, बट उसके बॉइलिंग पॉइंट से जो है वो टेम्परेचर कम होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को सिंपल है, हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। देखो आंसर सिर्फ यहीं से आ जाता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू द वेपर स्टेट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो दिस यू शुड नो कि किसी भी टेम्परेचर पे जो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। Now, the next question, which chemical compound is commonly used as a fixing agent in the traditional black and white photography? जब देखो पहले जब मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, वो फोटो मतलब वो जो कैमराज हुआ करते थे तो इसमें कंपाउंड यूज़ करते थे, उस कंपाउंड का नाम था सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ये ना एज अ फोटोग्राफिक फिक्सर काम करता था। जो अनएक्सपोज या अनडेवलप्ड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स थे ये उनको डिसॉल्व करता था फ्रॉम द फोटोग्राफिक इमल्शन, ताकि जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल ही ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। तो वो किसको यूज़ करते थे, सोडियम थायोसल्फेट को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस इज अ कॉमन विजन डिफेक्ट करेक्टेड बाय यूजिंग लेंसेज ऑफ विच टाइप। देखो नियर साइटेडनेस होता है कि आप लोगों को पास की चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें हैं जो वो ब्लर दिख रही हैं। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कनकेव लेंस, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, दैट इज कि सोरनेस इन द कर्ड इज प्राइमरीली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखो दही कभी कभी खट्टा लगता है तो वो किसकी वजह से होता है, तो वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। जितना ज़्यादा खट्टा दही होगा दैट मीन्स उतना ज़्यादा उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज बी। देखो अब हम जो है कुछ यूपीएससी के PYQs जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आंसर्स जो हैं ये लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद जो है वी विल डिस्कस अबाउट द यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी, डिलेट्स द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेज द ब्लड फ्लो। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो क्या करता है, ह्यूमन बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको जो है डिलेट करता है, मतलब लूजन करता है कि कोई क्लॉट नहीं वहाँ पे बन जाए, और जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो इजीली ब्लड जो है वो इजीली फ्लो करे हमारी वेसल्स से। तो उसका आंसर है दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो आंसर इज ए। Now the next question is कि consider the following statements in respect of probiotics. Probiotics are made both of bacteria and yeast. This is true. The organisms in the probiotics are found in food we ingest, but they do not naturally occur in our gut. तो this is wrong, क्योंकि कुछ जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ना ये हमारे ह्यूमन गट में जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो दिस इज वन एग्जांपल जो हमारी गट में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट है कि जो प्रोबायोटिक्स हैं दे विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर। जैसे हम लोगों ने कुछ सुनते हैं ना कि सम पीपल आर मिल्क इनटॉलरेंट, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनके गट में जो ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ये मतलब रिड्यूस हो जाता है या फाउंड नहीं होता, जिसकी वजह से जो है ये मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो दैट्स वाई प्रोबायोटिक्स जो हैं ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ द मिल्क शुगर। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1 and 2 ओनली, ठीक है।
नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। देखो, जो बी और टी सेल्स है ना, दे आर क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी को जो है वो पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आंसर इज डी, कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय द पैथोजन्स। तो द आंसर इज डी। Now the next question is कि certain species of which of the following organisms are well known as the cultivators of fungi। तो यहाँ पे जो आंसर है that is the ant, मतलब लीफ कटर ants और अदर जो है ants है, they practice the industrial scale agriculture। मतलब ये क्या करती हैं, कट करते हैं और कैरी करती हैं फ्रेश प्लांट मटेरियल अंडरग्राउंड, फिर च्यूइंग इट इनटू अ पल्प टू फर्टिलाइज द स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे जो आंसर है that is A। ओके, Now, which of the following have species that can establish the symbiotic relationship with the other organisms। तो यहाँ पे जो कौन सी species हैं जो दूसरे के साथ symbiotic relationship में रह सकते हैं। symbiotic relationship मतलब ये दूसरा इनको जो है support system चाहिए, तभी ये survive कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है डी, विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो सिनिडेरियंस हैं इसमें कोरल्स और जेलीफिश आ गए। फिर फंजाई की अगर हम बात करें तो आपने वर्ड्स लाइकन सुना होगा, जो फंजाई और एल्गे जो है दोनों यहाँ पे साथ मिलके जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है वो फॉर्म करते हैं। देन प्रोटोजोआ ऑल्सो, क्योंकि जो कुछ प्रोटोजोआ है इन द गट ऑफ द टर्माइट्स हेल्प डाइजेस्ट द सेलुलोज एनेबलिंग द टर्माइट्स टू फीड ऑन द वुड। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1, 2 and 3। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड इन अ आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। देखो, यहाँ पे आप बैक्टीरिया को भी जो है कल्टीवेट कर सकते हो, फंजाई को भी कल्टीवेट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट कल्टीवेट द वायरस। ठीक है, क्योंकि वायरस के जो होस्ट होता है ना वो एक लिविंग बीइंग होता है, इसीलिए जो है वायरस को हम आर्टिफिशियली जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1 and 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस। बिना सॉइल के जो है ये कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो कर सकता है। देखो, फर्न जो है इट कैन नॉट ग्रो, क्योंकि ये एक वेस्कुलर प्लांट है जिनको सॉइल चाहिए ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट इज नॉट द आंसर। लाइकन की अगर हम बात करें तो दे विल रिमेन इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब लाइकन इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजाई एंड द एल्गे। तो यहाँ पे हमें सॉइल की जरूरत नहीं है, तो सेकेंड इज द आंसर। देन मॉसिस की अगर हम बात करें तो ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है जो डैम्प इन्वायरमेंट में भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और इनको भी जो है रूट्स नहीं चाहिए, और ये किसी भी रॉक पे ग्रो करते मिलेंगे या किसी भी ट्री की बार्क पे या रूफ टॉप्स पे आपको ग्रो करते मिल जाएंगे, मतलब दे डू नॉट रिक्वायर द सॉइल। तो लाइकन इज द आंसर, मॉस इज द आंसर। मशरूम की बात करें तो दे आर अ टाइप ऑफ फंजाई, तो इनको भी जो है दे रिक्वायर द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर टू ग्रो सच एज डेड लीव्स, वुड और कंपोस्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स इनको भी जो है वो सॉइल कहीं ना कहीं चाहिए ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे इस केस में जो आंसर है दैट इज 2 and 3 ओनली। ठीक है, नाउ इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुकड, ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द होल इन द लिड प्लस वेट ऑफ द लिड पे डिसाइड करता है। तो दैट इज आंसर इज 1 and 3 ओनली। टेम्परेचर यहाँ पे रोल प्ले नहीं करता। देखो, एरिया ऑफ द होल, देखो एक प्रेशर कुकर होता है, यहाँ पे इसके विसल होती है। ठीक है, उस पर एक होल होता है, होल से बाहर निकलती है गैसेस। ठीक है, देखो यहाँ पे हीट होगा, खाना हीट होगा, गैसेस बनेंगी। जितना छोटा होल होगा दैट मीन्स गैसेस का प्रेशर अंदर उतना ज़्यादा रहेगा। जब गैसेस का प्रेशर अंदर ज़्यादा रहेगा तो दैट मीन्स जो खाना है वो जल्दी बनेगा। तो एरिया ऑफ होल पे डिसाइड करता है। वेट ऑफ द लिड, अगर लिड भारी होगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर प्रेशर अंदर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी बनेगा। तो वेट ऑफ द लिड भी मैटर करता है, बट टेम्परेचर यहाँ पे मैटर नहीं करता। टेम्परेचर बस उसको एक लेवल तक, मतलब एक डिजायर टेम्परेचर तक पहुँचाएगा, उसके बाद खाना जो है वो अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे आंसर है दैट इज 1 and 3। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं उस सब्सटेंस की। ठीक है, आइस पिघलेगी, और सबसे बड़ी बात, जो केमिकल चेंज होती है ये मोस्टली इरिवर्सिबल होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, सिंपल आइस पिघल गई पानी में, उसको दोबारा से फ्रिज में डाल के फ्रीज कर दो तो वो दोबारा आइस बन जाएगी। सो सेकंड इज नॉट द आंसर। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, सोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का फटना, क्या आप दोबारा उससे दूध ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो दिस इज द केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जो है ये भी एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। मतलब क्रिस्टल्स, देखो पानी है, पानी में डिजोल्व है सोडियम क्लोराइड, पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे क्या रह जाएगा? क्रिस्टल्स रह जाएंगे सॉल्ट के। अब उसमें दोबारा पानी ऐड कर दोगे तो दोबारा से घुल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर है
बी दैट इज 3 ओनली। ठीक है, नाउ उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग डिजीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। तो अभी तक इंडिया में जो है वो सिर्फ स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट किया गया है। डिप्थेरिया और चिकन पॉक्स जो है ये अभी भी लोगों को हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन जो आंसर है दैट इज 3 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहाँ पे विटामिन दिया है और यहाँ पे उसकी डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बताया गया। तो अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो उससे आपको स्कर्वी होगा, दिस इज करेक्ट। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको रिकेट्स होगा, ये भी ठीक है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होगा, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर है दैट इज विटामिन ए। तो जो आंसर है दैट इज 1 and 2 ओनली। Now, in addition to the fingerprint scanning, which of the following can be used in the biometric identification of the person? मतलब अगर आपको बायोमेट्रिक्स डिटेल्स लेनी है तो आप क्या क्या ले सकते हो? उसकी आइरिस स्कैनिंग ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, रेटिनल स्कैनिंग भी ले सकते हो, और वॉइस रिकॉग्निशन। तो ये तीनों ही जो है उसके बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में आती है। तो द आंसर इज 1, 2 and 3। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बात की गई है कि वेरियस अदर यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट दिए गए हैं और उसके बाद उसका पर्पस यहाँ पे बताया गया है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कौन सा सही है। सबसे पहले है कैसिनी ह्यूगन्स, ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? ऑर्बिटिंग द वीनस एंड ट्रांसमिटिंग डेटा टू द अर्थ, तो दिस इज रॉन्ग। फिर मैसेंजर जो है ये क्यों लॉन्च किया गया था? मैपिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द मर्करी, दिस इज करेक्ट। वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो कैसिनी हैगन्स मिशन था ये सैटर्न को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है 2 and 3 ओनली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। सपोज किसी ने टैटू किया, एक नीडल यूज की, ठीक है, उस पर्सन को HIV एड्स था, ठीक है, अब वो टैटू उसमें नीडल उसमें यूज़ की, वही नीडल जो है किसी दूसरे पर्सन को यूज़ कर ली जिसको वो बीमारी नहीं थी, ठीक है, तो उसको भी ये बीमारी फैल सकती है। मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जो है वो फ्लो मतलब ट्रांसमिट होती है? तो दैट इज अवर सबसे पहले HIV एड्स, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस B भी है, बट चिकनगुनिया यहाँ पे नहीं है। सो द आंसर हियर इज 2 and 3 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। देखो मसल्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अवर कैल्शियम एंड सोडियम, ठीक है, सोडियम भी जो है वो रोल प्ले करता है, बट आयरन का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। सो द आंसर इज B, 2 and 3 ओनली। अब देखो नेक्स्ट है कि इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, जिसको बोलते हैं अफ्लाटॉक्सिन्स, विच आर नॉट जनरली डिस्ट्रॉयड बाय नॉर्मल कुकिंग प्रोसेसेस। तो ये जो अफ्लाटॉक्सिन्स है ये किसके द्वारा जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं? देखो कभी कभी हम खाना स्टोर करके रखते हैं, तो बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स जो है यहाँ पे अफ्लाटॉक्सिन्स जो है वो खाने में प्रोड्यूस हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम जब हम खाना कुक भी करेंगे ये चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया कि ये जो अफ्लाटॉक्सिन्स है ये कौन प्रोड्यूस करता है? तो यहाँ पे आंसर है दैट इज C, मॉल्ड्स जो हैं उनकी वजह से जो है ये अफ्लाटॉक्सिन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि फूड स्टोर्स इन अ कोल्ड चेम्बर एग्जिबिट द लॉन्ग स्टोरेज लाइफ, मतलब कि जो हमने खाना कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया होता है तो उनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ क्यों होती है? सिंपली क्योंकि जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन है दैट इज़ बीन डिक्रीज। देखो सर्दी में अगर आप किसी भी चीज़ को रख दोगे वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो बड़ा धीरे ग्रो करेगा या ग्रो करेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वो जो फ्रूट्स हैं वो ख़राब ही नहीं होंगे, इसीलिए जो उनकी लाइफ है वो लॉन्गर रहती है। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ C। नाउ मैनी ट्रांसप्लांटेड सिडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, देखो समटाइम्स क्या होता है जब हम राइस ग्रो करते हैं सबसे पहले हम उसके छोटे छोटे वहाँ पे ग्रो करते हैं, फिर इनको ट्रांसप्लांट करके मतलब नर्सरी में प्लांट करेंगे और फिर अपने खेतों में जाके लगा देते हैं। अब पूछें कि कुछ ये जो हम पौधे यहाँ से लाते हैं कुछ ग्रो करते हैं कुछ नहीं करते, रीज़न क्या है? रीज़न सिंपली ये है कि मोस्टली जो है रूट हेयर जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि यहाँ से मतलब लैब से जो है वहाँ तक लाना वापस हमारे फार्म तक, तो ड्यूरिंग दैट टाइम रूट हेयर्स जो है वो लॉस हो जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। तो रीज़न इसमें ये है, आंसर इज C। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट द वाटर लॉस। अब डेजर्ट एरियाज में पानी कम रहता है तो जो वहाँ के जो लीफ हैं वो किस जो है वो कौन सी मॉडिफिकेशन लेती हैं? देखो सबसे पहले वो हार्ड और वैक्सी रहती हैं, प्लस छोटी छोटी लीव्स होती हैं। क्यों छोटी होती हैं? ताकि सरफेस एरिया कम रहे और वाटर जो है वो कम इवेपोरेट हो, या तो लीव्स होंगी ही नहीं। फिर थॉर्न्स होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स, थॉर्न्स बिल्कुल पतले पतले, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है वाटर लॉस कम होगा। तो यहाँ पे आंसर है 1, 2 and 3, मतलब ऑल ऑफ दी अबव। नाउ अभी हमारा यहाँ का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 and लिस्ट 2, यहाँ पे वी हैव टू मैच दिस लिस्ट। तो यहाँ पे कार्बन जो है ये हमें हेल्प करता है गॉइटर ट्रीट करने में, नो। आयोडीन यूज़ होता है तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। अच्छा मतलब इसको मैच करना है, ठीक है। तो C का आंसर हमने देख लिया 1, ठीक है।
तो ये आंसर हमारा ए ही है। जो कार्बन है उससे कैलकुलेट होता है एज ऑफ द अर्थ, ठीक है। कार्बन डेटिंग सुना होगा, तो ए का है 2। कोबाल्ट जो है ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, आयोडीन गॉइटर को ट्रीट करता है, और यूरेनियम से जो है हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल डेवलप करते हैं, ठीक है। तो जो आंसर है दैट इज ए, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं, आप ये भी देख सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो वो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।